वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अवर केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। ओके, सेल स्थिरांक क्या होता है, कैसे हम सेल स्थिरांक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट समझते हैं। किसी विलयन की चालकता का मापन करना है तो उसमें एक चालकता सेल को डुबा कर रखते हैं। ध्यान देना, अगर हमें किसी विलयन की चालकता, उसका चालकता का मापन करना है तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें एक चालकता सेल को डुबा कर रखते हैं। चालकता सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है जिसके भीतरी भाग में प्लेटिनम ब्लैक की लेप लगी रहती है। ठीक है, ध्यान देना, क्या करते हैं हम लोग, किसी विलयन की चालकता का अगर हम मापन करना है तो उसमें एक चालकता सेल को डुबा कर रखते हैं। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर ठीक है, मैं यहाँ बनाया हूँ एक डायग्राम जिसमें ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये हमारा एक चालकता सेल है। ठीक है, इस चालकता सेल में 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड मैं ऐसे बना देता हूँ। ये 2 इलेक्ट्रोड इस चालकता सेल में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रोड के जो भीतरी भाग है उस भीतरी भाग में प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देना स्टूडेंट, तो जब हम इस चालकता सेल को किसी विलयन में डुबा कर रखते हैं, जिस विलयन का हमें चालकता का मापन करना रहता है, ठीक है, तो ध्यान दो, अब किसी चालकता सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी। अब ध्यान देना कि यहाँ जो हमने चालकता सेल को डुबा कर रखा है विलयन में, तो उस चालकता सेल में 2 इलेक्ट्रोड होता है। तो उस 2 इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को अगर हम L मानते हैं, ठीक है, L, और इन 2 इलेक्ट्रोड में से किसी भी एक इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, एरिया, उसको हम अगर स्मॉल a मानते हैं, जो कि निश्चित होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इनका अनुपात जो होगा L/A। अब दोनों का जो अनुपात अगर हम लें, ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई और एक इलेक्ट्रोड का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा उसका अगर हम अनुपात ले तो ये हो जाता है L/A। ठीक है, जो कि एक स्थिरांक होता है। हमें पता है, हम पहले भी निकाल चुके हैं L/A, जो कि एक स्थिरांक होता है जिसे सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, L/A को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। ओके, चलो, अतः सेल स्थिरांक जो L/A हमने लिया है, ठीक है, सेल स्थिरांक, इस सेल स्थिरांक को हम G0 से प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे? G0 से या G स्टार। चलो यहाँ स्टार दे दिया हूं मैं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि आगे जब हम चालकता, विलयन की चालकता को देखेंगे तो उसमें जो है C के जगह पर हमने G यूज किया है। G विलयन की जो चालकता है, ठीक है, तो अब वहाँ पर G है तो अगर यहाँ भी हम लोग G लिखेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमें समझ में नहीं आएगा कौन सा सेल स्थिरांक है और कौन सा विलयन की चालकता है। ठीक है, इसलिए हमने इसको G स्टार या G0 यूज कर लिया। अब ध्यान देना है स्टूडेंट, G स्टार इक्वल टू L/A, ये हमारा सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक का मान। ठीक है, इसको अगर आप समीकरण 1 मान लो तो अब ध्यान देना, इसका यूनिट क्या होगा, इसका इकाई क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, G0 इक्वल टू, देखो
लंबाई, लंबाई का जो इकाई होता है वो मीटर या हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं, तो सबसे जो छोटी इकाई को ले तो वो हो जाएगा सेंटीमीटर। और जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है, उसको हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोनों जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा हमारे पास, 1 बटा सेंटीमीटर। अब 1 बटा सेंटीमीटर को अगर हम ऊपर ले जाए सेंटीमीटर को, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर पावर -1। अब देखो, तो ये सेल स्थिरांक, अभी हमने जो देखा सेल स्थिरांक, ठीक है, इसके माध्यम से हम लोग किसी विशिष्ट चालकता, किसी विलयन की विशिष्ट चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान देना, विशिष्ट चालकता ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, जो कि K इक्वल टू होता है L/A इंटू R, ठीक है, L/A इंटू R। चलो देखो, क्लियर, फिर से थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर। जो विशिष्ट चालकता होता है कप्पा से प्रदर्शित करते हैं हम लोग। कप्पा इक्वल टू एक्चुअल में 1/ρ होता है ना। अब रो की वैल्यू क्या है, देखो रो की वैल्यू जो होती है वो होता है RA/L। तो यहाँ अगर हम RA/L को रख दें तो L कहाँ चला गया, ऊपर चला जाएगा, तो बचा क्या, RA नीचे। तो ये सेम यहाँ पर है, ठीक है। जहाँ पर देखो, मैं फिर से इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, रो की जगह पर मैं रख दे रहा हूँ, ठीक है, RA/L। तो ये L ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, L/RA। वही मतलब 1/R इंटू L/A, जहाँ पर L/A क्या है, सेल कांस्टेंट है, सेल स्थिरांक है, ठीक है। तो कप्पा जो कि विशिष्ट चालकता है, कप्पा इक्वल टू हो जाएगा L/A इंटू 1/R, जहाँ L/A सेल स्थिरांक है, जिसको हम G0 से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और 1/R जो है वो विलयन की चालकता है, कंडक्टेंस, जिसको हमने देखो 1/R इक्वल टू हमने G माना है। तो ये हो जाएगा कप्पा इक्वल टू G0, ठीक है। किसके लिए हमने, इसके लिए माना ना G0, G0/R, ठीक, या कप्पा इक्वल टू G0 इंटू 1/R को G लिखे तो ये हो जाएगा G, ठीक है। इस प्रकार हम विशिष्ट चालकता का मापन कर सकते हैं, विशिष्ट चालकता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग समझते हैं किसी विद्युत अपघटय के विलयन की चालकता का मापन करना। हम कैसे किसी विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता का मापन कर सकते हैं। इससे पहले हमने देखा सेल स्थिरांक का गणना कैसे करें, ठीक है। अब ध्यान देना, किसी विलयन की चालकता उसके प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। हमको पता है, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, G इक्वल टू 1/R, ठीक है। विलयन की चालकता को हम किससे प्रदर्शित किए हैं, कैपिटल G से। तो ये हो जाता है कैपिटल G इक्वल टू 1/R। यदि विलयन का प्रतिरोध ज्ञात हो, अर्थात अगर हमें विलयन का जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस ज्ञात हो, तो उसकी चालकता का गणना कर सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, विलयन का प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उस विलयन का चालकता का मापन कर सकते हैं। तो विलयन का प्रतिरोध का मापन करने के लिए हम एक सिद्धांत का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत, और इसी आधारित पर हम प्रतिरोध का मापन करते हैं। किसका, किसी विलयन का प्रतिरोध।
ठीक है। तो देखो, विलियन का प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले हमको थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसको जाने बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो अब देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज में एक सर्किट होता है, तो एक सर्किट में 4 या 5 रजिस्टर लगा हुआ होता है, 4 या 5 प्रतिरोध लगा हुआ होता है। ठीक है, उस प्रतिरोध के माध्यम से हम लोग किसी भी एक प्रतिरोध का, ठीक है, R1 हो, R2 हो, R3 हो या R4 हो, ठीक है, उसका प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाया हूँ जो कि व्हीटस्टोन की थ्योरी के आधार पर है। देखो, जहाँ हमने इसको ए पॉइंट माना है, ए पॉइंट से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम क्या किए, एक रजिस्टर को इधर लगा दिए इस तरह से, दूसरा रजिस्टर को इधर लगा दिए। ठीक है, उसके बाद ये R3 है, ठीक है, R1, ये R3, ये R4, ये एक रजिस्टर है। अब जो दूसरे नंबर का जो रजिस्टर है R2, ठीक है, वो हमारा विलियन का प्रतिरोध है। किसका? विलियन का प्रतिरोध है R2। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक विलियन लेते हैं, जिस विलियन में एक चालकता सेल डूबा हुआ रहता है और उस चालकता सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहता है, जिसके भीतरी भाग में प्लेटिनम का लेप लगा हुआ होता है। ठीक है, तो हम क्या किए, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिए, अर्थात विद्युत अपघटय विलयन लिए, और उस विलयन में एक चालकता सेल को डुबा के रखे, और उस चालकता सेल में क्या था, 2 इलेक्ट्रोड था, और वो 2 इलेक्ट्रोड के भीतरी भाग में प्लेटिनम का लेप लगा हुआ था। ठीक है, तो जिस तरह अगर हम इसको प्रदर्शित करना चाहें तो ऐसे होगा ये। ठीक है, ये कुछ ऐसे होगा, देखो। ठीक है, ये क्लियर है। और जो चालकता सेल का निचली भाग जो है, नीचे वाला भाग वो ओपन रहता है, ताकि इलेक्ट्रोड जो है, 2 इलेक्ट्रोड विलयन के संपर्क में बना रहे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो पूरा जो सेटअप बनाए हम लोग, उससे 2 इलेक्ट्रोड से 2 वायर निकालते हैं और उसको जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसके साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। ठीक है, इधर से जो भाग निकला हुआ है वो, उस वायर को हम लोग ये एक इलेक्ट्रोड से जोड़ते हैं, ये वाला इलेक्ट्रोड, और नीचे वाला जो वायर निकलता है उसको हम यहाँ जोड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो विलयन का प्रतिरोध होता है वो हमारा R2 रजिस्टर होता है, R2 प्रतिरोध होता है। ठीक है, और इस व्हीटस्टोन सिद्धांत के माध्यम से हम लोग R2 अर्थात विलयन का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो, जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो हमेशा संतुलित अवस्था में, देखो संतुलित अवस्था में कैसे रहता है, ध्यान देना। अगर आप व्हीटस्टोन थ्योरी या व्हीटस्टोन सिद्धांत को अगर थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो इसमें जो ब्रिज का संतुलित अवस्था है उसमें जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसका क्रम कुछ इस प्रकार रहता है, R1 बटा R2 इक्वल टू R3 अपान R4। ये कैसे हुआ, तो हमको तो इसको समझना पड़ेगा भाई, ये R1 अपन R2 इक्वल टू R3 अपन R4 कैसे हो गया। ठीक है, इसको जानना तो बहुत ही आवश्यक है। तो इसको जानने के लिए हमको व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत को समझना पड़ेगा, तभी हम ये जो क्रम है
या ये जो भी समीकरण बना है हमारा, इसको हम समझ सकते हैं। अब चलो ध्यान दो इधर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसमें देखो कितना 4 रजिस्टर जुड़ा हुआ है, मतलब 4 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, R1 ये जो विलियन का जो रजिस्टर है वो R2, R3, R4। तो इसको समझने के लिए हमको जो है फिजिक्स के अंदर घुसना पड़ेगा, अर्थात जो रेजिस्टेंस को जोड़ने का क्रम होता है, सर्किट में जो प्रतिरोध होता है उसको जोड़ने का जो क्रम होता है उसको समझना पड़ेगा। तो रजिस्टर को या रेजिस्टेंस को सर्किट में जोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है, अर्थात एक सीधे लाइन में जोड़ा जाता है। दूसरा जो है पैरेलल, उसके समांतर जोड़ा जाता है। देखो कैसे, एक तो हम रजिस्टर को ऐसे जोड़ दें, ठीक है, ये मान लो इसको R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ये हो गया जोड़ने का तरीका, ये पॉइंट A पॉइंट B। दूसरा तरीका देखो, दूसरे तरीका में हम क्या करते हैं, देखो ऐसे जोड़ देते हैं। 2 तरीका होता है, ठीक है। ये जो है, ये जो तरीका होता है ये समांतर है, समांतर, और ये सीधा सीरीज, ठीक है। ये 2 तरीका हो गया। तो हमको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारा इन दोनों में से कौन सा तरीका, मतलब इस सर्किट में दोनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा तरीका जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ये R1 रजिस्टर प्रतिरोध, उसके बाद R2 प्रतिरोध इसका, R3 प्रतिरोध ये वाला, R4 प्रतिरोध ये। उसके बाद देखो ये 2 पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, A और B को हम लोग सीधा AC करंट से जोड़ देते हैं, AC करंट, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। DC करंट से नहीं जोड़ते, कारण बताऊंगा मैं ऐसा क्यों होता है। चलो उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर को हम लोग फिट कर देते हैं, गैल्वेनोमीटर, इसको G मान लो या D मान लो, जो भी होगा, ठीक है, गैल्वेनोमीटर फिट कर देते हैं। जब, अब ध्यान देना, जब यहाँ से हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या करंट पास करते हैं, तो करंट देखो मान लो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो करंट पास होगा ऐसे, करंट यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से आके दोनों तरफ बढ़ गया, बराबर मात्रा में बढ़ गया। यहाँ आया करंट इस पॉइंट में, और इस पॉइंट में करंट आया, ठीक है, करंट आया इस पॉइंट में। इस पॉइंट में आने के बाद यहाँ से उसको जाने के लिए दो रास्ता दिख रहा है, एक तो इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। यहाँ भी सेम है, एक तो इधर आएगा, एक इधर जाएगा। तो क्या हुआ, जो करंट है, ठीक है, इधर मान लो ये I1 करंट पास हो रहा है, इधर I3 करंट पास हो रहा है। तो यहाँ आने के बाद क्योंकि दोनों का जो करंट का पोटेंशियल है, विभव, ठीक है, वो बराबर होता है, इसलिए जो करंट है वो इधर पास नहीं हो पाता। इस जो एक हमने फिट करके रखा है गैल्वेनोमीटर में, इधर पास नहीं हो पाता। अब मान लो इधर पास नहीं हुआ, तो गैल्वेनोमीटर का जो कांटा होगा वो कैसे रहेगा, जैसे का वैसे रहेगा, यहाँ कोई भी हलचल नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर का कांटा जैसे ऐसे ही रहेगा, ठीक है, अर्थात बैलेंस रहेगा, यहाँ पर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होता। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट। देखो नल पॉइंट, नल बिंदु, ये हमारा है नल पॉइंट या नल बिंदु, ठीक है। उसके बाद अगर इधर नहीं गया करंट तो इधर चला जाएगा, ठीक है, और इधर नहीं आएगा तो इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर आके ये सीधा कहाँ गया, इस विलियन में आ गया, ठीक है। और विलियन का देखो, विलियन में क्या करता है, विलियन भी प्रतिरोध करता है विद्युत धारा का,
इसको हम लोग R2 लिए हैं। ठीक, तो मान लो यहाँ पर क्या है, हमारा R2 है, R2 इसका प्रतिरोध। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर करंट बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रहा है, करंट पास नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हटा दो, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसको कुछ इस प्रकार बना सकते हैं। अब ये ठीक है, देखो ध्यान देना, ऐसा मान लो, ये देखो, फिर एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट, देखो हमारा ऐसे बन जाएगा ये। देखो ऐसे बन जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि बीच का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि करंट पास ही नहीं हो रहा है। अगर करंट पास होता तो उस कंडीशन में हमारा जो व्हीटस्टोन थ्योरी जो है, इसमें हम कुछ दूसरा थ्योरी का उपयोग करते या कुछ दूसरा माध्यम से इसको सॉल्व करते। यहाँ करंट पास ही नहीं हो रहा है, यहाँ बैलेंस से करंट, बैलेंस से करंट है, तो कैसा हो जाएगा, ये समांतर क्रम हो जाएगा। अब समांतर क्रम है तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उसके लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आता है, कौन सा, देखो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये वाला फॉर्मूला। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, पहले R1 1/R1 लिए हैं, वह R2 लिए हैं, ठीक है, ये वाला ये। तो पहले केस में क्या करेंगे, हम पैरेलल वाला इसको और इसको ले लेंगे, है ना, इसको मतलब R1 और R3 ले लिए। देखो R1 R3, उसके बाद R2 R4, ठीक है, ये हो गया ऐसे। उसके बाद ज़रा यहाँ पर गौर करना, ये ऐसे भी ले लो और कुछ भी ले लो, आप कुछ भी करके ले सकते हो, है ना। ये देखो यहाँ से, या तो हमने इसको ऐसे ही ऐसे लिखा है R1 R2 R3 R4 ऐसे लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हमें R2 कैलकुलेट करना है, देखो R2 तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू R1 किधर चला गया, ये ठीक, R1 R4 और ये R3, तो ये फॉर्मूला पुट करके, ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला पुट करके हम लोग विलियन का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। किसके सिद्धांत के अनुसार, व्हीटस्टोन थ्योरी के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें व्हीटस्टोन थ्योरी पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर ये क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। परंतु जो संतुलित ब्रिज होता है, ब्रिज का जो संतुलित अवस्था होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, वो ऐसे होता है। ठीक है, जहाँ से हम लोग R2 अगर निकाल ले विलियन का प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा। तो अगर हमें विलियन का प्रतिरोध मालूम हो, किसी सभी प्रतिरोध अगर मालूम हो यहाँ तीनों का, तो हम विलियन का प्रतिरोध आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा किसी विद्युत अपघटक के विलयन की चालकता का मापन करना, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज सिद्धांत के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं।